स्टालिन ने ही लेनिन के बाद कमान पकड़ी। अब उन्होंने कलेक्टिव सेंट्रलाइज प्लानिंग की जान। प्लानिंग में 5 years का प्लान। लेनिन जी का रशिया पर अच्छे से कब्जा हो गया और उनकी जगह कमान संभाली स्टालिन जी ने। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करी, मतलब कि उन्होंने देखा कि सभी को जमीन मिल गई है, फिर भी इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी थोड़ी थोड़ी जमीन सबके हिस्से में थी, उन्होंने कहा कि सारी जमीनों को इकट्ठा कर कर उस पर फार्मिंग किया जाए। इस कलेक्टिव फार्मिंग पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, एडवांस्ड मेथड्स अपनाए जा सकते हैं जब बड़ी जमीन होगी तो, और उसके जो भी गेन्स आएंगे वो सभी जमीन वालों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। एक्चुअली ये जो कलेक्टिव फार्मिंग की प्रथा थी, ये पहले भी रशियन पेजेंट्स अपनाते थे। वो जो अमीर थे ना, क्योंकि उनके पास इतनी कम जमीनें थी कि अपने अकेले की जमीन से तो उनके लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे पेजेंट्स जो हैं अपने जमीनों को इकट्ठा करते थे, उन जमीनों पर जो भी कलेक्टिवली उगा जाता था वो अपना प्रोपोर्शनेटली बांट लेते थे। मतलब कि रशियन रेवोल्यूशन के शुरू से भी यहाँ सोशलाइजेशन चल रहा था, हालांकि छोटे लेवल पर ही, क्योंकि बांटने के बाद भी कितना मिल जाता। बट स्टालिन के रशिया की कमान थामने के बाद जब कलेक्टिव फार्मिंग शुरू हुआ तो छोटे किसानों को फायदा हुआ। नुकसान किसको हुआ? कुलक्स। कुलक्स सोवियत और रशियन हिस्ट्री के सबसे अमीर किसान हुआ करते थे। समझ लो जैसे जमींदार टाइप के, बहुत जमीन थी उनके पास, बहुत पैसा था। अब वो इतने अमीर थे तो वो क्यों लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के पक्ष में होते? गवर्नमेंट ने उन पे छापे मारे और उनकी चीजों को जब्त कर लिया, क्योंकि ये भी कहा गया था कि कुलक्स अपने प्रॉफिट बांटना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अनाज बेचने से मना कर दिया और अनाज की होर्डिंग कर रहे थे। ऐसे कुलक्स को पकड़ पकड़ कर पनिश भी किया गया। कुलक ने कट गया चालान, कुलकों से देखो प्रेजेंट्स के बड़े अरमान। और ये कलेक्टिव फार्मिंग करने पर और भी बाकी चीजों पर 5 year प्लान्स बनाए गए कि 5 साल में कैसा सिस्टम चला है उसका रिव्यू आए, फिर उसके ऊपर और आगे 5 year प्लान चले। इस तरह 5 year प्लान्स बनाए गए। पर उनका रिव्यू आया तो पता चला कि कलेक्टिव फार्मिंग तो हो रही है, मगर तभी भी ग्रेन्स शॉर्ट पड़ रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ग्रेन शॉर्टेज हो रहे हैं। फिर अथॉरिटीज ने ध्यान दिया। रशियन गवर्नमेंट ने जो एक फिक्स्ड रेट किए थे कि पेजेंट्स को इसी रेट पर अपना अनाज बेचना है, पेजेंट्स ने उस रेट पर अनाज बेचने से मना कर दिया। लोग अनाज ही नहीं बेच रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम थी कुलक्स की। अब देखिए, कलेक्टिव फार्मिंग में फायदा तो उनको हुआ ना जिनके पास छोटी छोटी जमीनें थी। जिनके पास बड़ी जमीनें थी, जो जमीन के मामले में बहुत बड़े बड़े अमीर थे, अब उन लोगों को भी कलेक्टिव फार्मिंग करनी पड़ी, उनको छोटे लोगों के साथ मिलाना पड़ा। और प्रॉफिट तो इक्वली ही शेयर होगा ना, तो वो अपनी जमीन क्यों देना चाहेंगे? तो उन्होंने रेजिस्ट किया और इस रेजिस्टेंस को रशियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली कर्ब किया। उन कुलक्स और उनके परिवार वाले जो ये लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ थे, उनको उठाकर दूर फेंक दिया गया। कुलक्स को हटाया गया, पेजेंट्स से लैंड ले ली गई और अब गवर्नमेंट ने कहा कि अब सारा का सारा स्टेट के सुपरविजन में होगा। जो भी अनाज आएगा, जो भी अन्न आएगा, वो सभी का होगा और सभी लोग बराबर से काम करेंगे। तो हर चीज, जमीनें स्टेट की हो गई, बैंक्स लेनिन के जमाने से ही नेशनलाइज्ड थे। अब सभी कुछ एक लाइन ऑफ ऑर्डर पर आ गया और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगी। रशिया जो 19th सेंचुरी के एंड तक एकदम बैकवर्ड कंट्रीज में आता था, इन मेजर्स से बहुत ही जल्दी ग्रो कर गया और दुनिया के ताकतवर देशों में से एक हो गया। इन कलेक्टिव फार्मिंग की जो लैंड थी उनको कहा गया कोलखोज। जो लैंड स्टेट ने ली, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया प्रोडक्शन के लिए, ऐसे कोलखोज से काफी अच्छे प्रॉफिट्स आए। ये अलग बात है कि 1930 से 33 के बीच में सूखा पड़ने से रशिया का हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ। फिर भी अगर उस पार्ट को निकाल दे, देन कोलखोज वाज प्रॉफिटेबल टू द वर्कर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट। इम्पैक्ट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। सबसे पहले तो रशियन रेवोल्यूशन ने रोमनोव डायनेस्टी, जो जार निकोलस की डायनेस्टी थी, उसको रोमनोव डायनेस्टी कहते थे, उस डायनेस्टी का सफाया किया। दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे पहली कम्युनिस्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाई। तीसरा, नई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा नहीं लेगी अब। चौथा, सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया
कि जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, बैंक्स हैं, माइंस हैं, टेलीफोन्स हैं, टेलीग्राफ्स हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब गवर्नमेंट के अधिकार में होगी, सब की सब नेशनलाइज्ड होंगी। पांचवा, स्टालिन के टाइम से प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, कलेक्टिव फार्मिंग, ये सब रशियन रेवोल्यूशन की ही देन थी। छठवा, वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होते होते इस प्लान्ड इकोनॉमी के कारण रशिया अब तक बहुत पावरफुल कंट्री बन चुका था। रशियन रेवोल्यूशन के कारण दूसरे कंट्रीज में भी सोशलिज्म, कम्युनिज्म की वेव आई। दूसरे कंट्रीज के लोगों को भी लगा कि अरिस्टोक्रेसी खत्म हो जानी चाहिए, सोशलिज्म आना चाहिए, जैसे कि रशिया में हुआ। रशिया एक बैकवर्ड कंट्री थी, बट अपनी प्लानिंग, अपने विजन की वजह से वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज में पहुंच गई है। मगर इन सब के बीच वो जो आइडिया था रशियन रेवोल्यूशन का कि डेमोक्रेसी आएगी, लोगों को बोलने का राइट मिलेगा, वो तो चला गया। क्योंकि रशिया को समझ में आ गया कि आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट ही प्लान करे कि कैसे देश चलना चाहिए। पब्लिक के लिए रूल्स बनाए गए, पब्लिक को उनको फॉलो करना है। डेमोक्रेसी पता नहीं उसका क्या हुआ। ये थी रशियन रेवोल्यूशन की कहानी। इस कहानी के अंदर और भी कई सारी कहानियां हैं, उन कहानियों के अंदर भी और भी कई सारी कहानियां हैं। आप खुद से कहानियां ढूंढिए इसकी। रास्पुटिन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, तख्ता पलट की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, लेनिन के वाया जर्मनी टू रशिया आने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। आप खुद से ढूंढिए, बहुत सारी मिलेगी। Russian Revolution ने USSR बनाया, Union of Soviet Socialist Republic लाया। Russian Revolution को जिसने भी पढ़ाया, वापस से फिर डेमोक्रेसी का गाना ही गाया। रशिया की कहानी का कहीं काम आया। सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वेद विदेशों में भी लाया। रशिया की कहानी का कहीं काम आया। सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वेद विदेशों में भी लाया।